नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आशापूर्णा देवी जी की लिखी कहानी ऐश्वर्य। श्री कुमार के सीढ़ी से उतरकर बरामदे से गुजरते ही चारों तरफ कीमती सेंट की खुशबू फैल गई। तह पर चुन्नटदार मलमल का कुर्ता और चुन्नट की हुई धोती का तहदार और लहराता सिरा जमीन पर लोट-पोट जाता था। पैरों में बेशकीमती ग्रेशियन जूती और चांदी की मुठ वाली छड़ी थामे श्री कुमार तेजी से नीचे उतर गए। वे रोज ही इसी तरह निकल जाते हैं। पिछले 18 सालों से जाते रहे हैं, लगातार। और चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना बदल जाए, श्री कुमार की चर्या बदल नहीं सकती। ना तो इस नियम का उल्लंघन हुआ है और ना सज धज में कोई परिवर्तन, और इसमें बदलाव के बारे में किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं। 25 साल की उम्र से ही वे इसी सज धज के साथ नियत समय पर और एक नियत ठिकाने पर हाजिरी बजा लाते हैं। उनके घर से निकलने और घर वापस आने का समय भी घड़ी देखकर ही तय है, जैसे रात के 8 बजे से 10 बजे तक, कुल मिलाकर 2 घंटे। वे कहाँ जाते हैं यह कोई दबी छिपी बात नहीं, लेकिन इस बारे में कोई कुछ कहता नहीं। सभी इस बारे में जानते हैं, लेकिन साफ साफ कोई बताना नहीं चाहता। शायद इसलिए बताया नहीं जाता ताकि घर के मालिक का सम्मान बना रहे और घर की मालकिन का भी। लेकिन सवाल यह है कि अपर्णा इस तरह की प्रचलित सम्मान असम्मान से भरी दुनिया में रहती भी है। यहाँ की जमीन पर खड़े होकर और हाथ बढ़ाकर उसका सिरा पा लेना क्या इतना ही आसान है? जबकि आभा ने तो असम्मान की पहल करके भी देख लिया। श्री कुमार के छोटे भाई सुकुमार की पत्नी आभा, वे उस दिन दलान के एक छोर पर बैठकर पान बना रही थी। जेठ जी के बाहर निकल जाते ही उसने सामने बैठी फुफेरी ननंद नंदा की ओर 8वें तिरछी कर देखा और होले से मुस्कुराई। इस मुस्कान का मतलब था, देख लिया ना, जैसा बताया था ठीक वैसा ही निकला ना। नंदा ने गाल पर हाथ टिकाकर हैरानी दिखाई और जिस तरह की मुद्रा बनाई उसे शब्दों में बांधा जाए तो कुछ इस तरह से कहा जाएगा, ओ माँ, सचमुच वैसा ही, अब भी, इस उम्र में। ओहो। नंदा इस घर में बहुत दिनों के बाद आई थी। जब मामा मामी जीवित थे तो वे प्राय यहाँ आया करती थी। चूंकि वे बचपन में ही विधवा हो गई थी, इसलिए इस घर में उसका आदर और जतन किया जाता था। हालांकि ममेरे भाइयों में उसके प्रति कोई विशेष उत्साह न था कि वे उसकी अगवानी यह कहकर करें कि आओ आओ लक्ष्मी बहना आओ, बल्कि जल्दी टले तो जान बचे वाली बात ही उनके मन में रहती। इसलिए नंदा भी उखड़े मन से ही यहाँ आया करती। लेकिन अब की बार वह चाकर ही आई है। हालांकि यहाँ आकर उसने घंटा भर के लिए भी अपने को किसी नए मेहमान की तरह कोने में सहज नहीं रखा। नंदा जैसी फुर्तीली और मुखर स्त्रियों के लिए अपनी जगह बना लेने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। आते ही भावजों की चुटकी लेते हुए कहती, लोग ठीक ही कहते हैं, भाई का भात भावच के हाथ। अरे बहुरानियों, तुम दोनों धन्य हो। इस जन्म जली ननंद की खोज खबर तक लेती हो कभी? मेरे दोनों भोले भाले भाइयों को आंचल में बांध रखा है। कभी भूल कर भी भाई खाने को बैठे हों तो वे तपाक से वहां पहुंच जाती, फिर मीठी चुटकी लेती हुई आसमान सिर पर उठा लेती। मैं क्या बके जा रही हूँ, सुन भी रहे हो? अरे सुन भी रहे हो भले लोगों। ये मुंह जली जिंदा भी है कि मर मरा गई? एक बार भी कभी इस बारे में कोई खोज खबर ली है? कोई ऐसा भी पराया हो जाता है? छी 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 छी। अगर 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पसर भी गई तो आखिर तुम्हारा कितना कुछ भकोस लूंगी। और इस घर पर भी हाल यह है कि एक वेला के लिए मुट्ठी भर अरवा चावल तक का भात तक नहीं जुटता। श्री कुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया था, अरे भाई, अब अरवा चावल जैसी चिकनी
और महीन चीजें कहाँ मिलती हैं आजकल। अब यह तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मान सम्मान से बुलाकर फाका करने को मजबूर करें और तुम्हारी जान ही ले लें। अच्छा, अरे बाबू लोगों, दरअसल आदर और जतन करने की चाह होनी चाहिए, फिर तो घास की रोटी भी खाई खिलाई जा सकती है, समझे? अच्छा भाई अच्छा। सरल स्वभाव वाले श्री कुमार ठठाकर हंस पड़े। तो फिर मैं चला घास के तिनके के जुगाड़ में, तेरे लिए सहेज कर रखना ही पड़ेगा। नंदा ने अपनी सफेद समीज के अंदर से एक छोटी सी रुपैली डिबिया निकाली, फिर उसका ढक्कन खोलकर सुगंधित जर्दा की एक चुटकी फाँकते हुए छोटे भैया सुकुमार के पास अपनी दलील लेकर गई। देखा तुमने सुकुदा, ये सब घर बुलाकर जानबूझकर किया गया अपमान ही तो है। वे मुझे अब घास पात खिलाएगा। अपने बड़े भाई श्री कुमार से सुकुमार का स्वभाव एकदम अलग है। उसकी प्रकृति गंभीर और बातचीत पढ़े लिखे समझदार लोगों जैसी है। पहनावा और चाल ढाल घर के करता धरता की तरह। इस तरह की बेतुकी बहस या बेकार की हंसी ठिठोली उसके गले नहीं उतरती। इसके अलावा उसने इधर जब से गुरु मंत्र की दीक्षा ली है, वह और भी शांत और चुप्पा सा हो गया है। वह अपने भैया के साथ सहन पर एक साथ खाने को बैठता तो जरूर था, लेकिन साथ वाली कतार में नहीं। वह शुद्ध निरामिष भोजी था, जबकि श्री कुमार बिना मछली के मुंह में एक ग्रास तक नहीं रखते थे। सुकुमार भैया के सामिष भोजन वाले थाल की ओर एक बार घृणा और अवसाद भरी उदासीनता से देखते हुए वह आचमन कर खाने को बैठ जाता और भोजन के बाद कुल्ला करने तक दोबारा कोई बात नहीं करता। यही वजह थी कि वे नंदा की किसी बात का जवाब नहीं दे पाता था। लगता है बहू ने इसे आंचल से बांध कर ही नहीं रख छोड़ा है, इसे गूंगा और बहरा भी बना डाला है, नंदा हंस हंस कर कहती। और उधर रसोई घर में आभा जलती भुनती रहती। एक तो उसे औरतों का इस तरह का बड़बोलापन पसंद नहीं था, दूसरे सुकुमार के आचार व्यवहार पर इस तरह ताने मारे जाना उसे एकदम नहीं भाता था। बड़ी जेठानी ने अर्पणा की ओर देखते हुए खींच भरे स्वर में कहा, दीदी, मुझे तो यही लगता है कि वह कभी सयानी नहीं होगी। अब भी वैसी ही बेवकूफियां करती फिर रही है। जी जल उठता है मेरा, हर घड़ी चुहल सूसती रहती है। अर्पणा के होठों की बनावट कुछ खास ही थी। देखने वालों को हमेशा यही जान पड़ता कि कोई झीनी सी मुस्कान बाहर फूट पड़ने के लिए झांक रही है, लेकिन वे मुस्कान व्यंग्य से भरी होती थी। बनावट तो बनावट ही है, लेकिन आभा को यही जान पड़ा कि उसके उत्तर में वही तीखी मुस्कान मुखर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जवाब उसने बड़े सहज ढंग से ही दिया था। बोली, किसी का स्वभाव भी बदलता है छोटी बहू, ऐसा होता तो सारे शास्त्र झूठे हो जाते। आभा ने मन ही मन कहा, हाँ ऐसा तो तुम ही कह सकती हो, और चारा भी क्या है। हालांकि ये सब नंदा के यहाँ आने के पहले दिन की गाथा थी। इसके बाद के अगले 10 दिन भी बीत चुके हैं और पता नहीं पासे की ऐसी कौन सी चाल थी कि मुंहफट और बेहया नंदा के साथ भली चंगी आभा की गोटी कैसे फिट हो गई। वह नंदा से उम्र में कितनी भी कम हो, 8-9 साल छोटी थी, और उम्र में भले ही छोटी हो, मान सम्मान में तो कुछ कम नहीं थी। और यही वजह थी कि दोनों पलड़े का तालमेल ठीक बैठ गया। हर घड़ी हंसी मजाक, फुसफुसाहट भरी बातों और गुनगुनाहट में कोई कमी नहीं थी। साथ जुड़ी नहीं कि पान खाने और सुपारी काटने में सारा समय बीत जाता। नंदा चबर चबर पान चबाती रहती और दिन में 5-7 बार पनबट्टा खोल कर बैठे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इस काम में छोटी बहू भी कुछ कम नहीं थी। आज भी वे पान पसारे बैठी थी और नंदा भी हाथ में सरोता लिए पांव फैलाए सुपारी काट रही थी। दोनों के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान खेल रही थी। श्री कुमार के बाहर निकल जाते ही उन दोनों ने आंखों में ही एक दूसरे को जो इशारा किया, गनीमत है, इसे किसी ने देखा नहीं। जेठ जी के कारनामों और करतूतों की चर्चा कर घड़ी भर भी
जी बहलाने को कोई तो मिला। आभा के लिए यही राहत की बात थी। पति के साथ जेठ जी के बारे में दो एक बातें होती जरूर थी, लेकिन उस निंदा या चुहल में कोई रस नहीं होता था। दो दो नौकरानियां थी, लेकिन सूखी और सपाट। वह इस तरह के इशारों का कह कहा तक समझ नहीं पाती थी। बड़े बाबू की बात चली नहीं कि उनका भक्ति भाव उमड़ने लगता। और ऐसा क्यों ना हो भला, जो आदमी घर में सुबह शाम घंटा घंटा भर संध्या पूजन ध्यान किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता, प्रतिदिन गंगा स्नान करता है और नियम उपवास के बीच स्त्रियों का मुंह तक नहीं देखता। इतना ही नहीं, बर्तन भांडे और घर द्वार की सफाई और रख रखाव के बारे में सुकुमार को कोई कम परवाह रहती है। भैया की तरह अपनी सज धज बनाए रखना उसे नहीं आता। लेकिन देह में आग लगने का कारण सिर्फ यही नहीं है तो क्या है अर्पणा? या अर्पणा के होठों के कोने की वह खास बनावट? आखिर ऐसी क्या बात है कि आभा उससे अच्छी तरह आंखें नहीं मिला सकती? क्यों अर्पणा के सामने खड़े होने पर उसे अपना कद बोना नजर आता है? और हाँ, ये बात मन की ओट नहीं ले पाती, क्योंकि हीनता का ये एहसास भी मन में ही होता। और जहाँ अर्पणा की लोग हंसी उड़ा पाते, वहाँ अर्पणा ही लोग बागों की बराबर खिल्ली उड़ाती रहती थी, अपनी इस अदृश्य हंसी की धारदार कटार से। भाग्य की विडंबना के चलते जिसे स्त्री का धूल में मिल जाना तय था, उस कलंक की छाया तक अर्पणा के चेहरे पर नहीं है। यह देखकर देह में आग नहीं लगे भला? आखिर उसे किस बात की खुशी है? उसकी इस प्रसन्नता का राज क्या है? ये सब सोच सोचकर आभा विचलित और उद्विग्न हो उठती है। बात ये है, क्या अर्पणा यह समझती है कि उसके पति की करतूत के बारे में किसी को नहीं मालूम? क्या सारी दुनिया के लोग इतने बेवकूफ़ हैं? हाँ, इतना जरूर है कि डंके की चोट पर कोई इस बात की घोषणा नहीं करता। वे इसलिए कि इससे तुम्हारी इज्जत में बट्टा ना लगे। खैर, इतने दिनों के बाद एक श्रोता तो मिला जिसके सामने जहर उगलकर अपनी भड़ास कम की जा सके। हालांकि बीच बीच में नंदा के फूहड़पन पर आभा सिर से पैर तक सुलग उठती, लेकिन वह ये सब सहन कर लेती। इसकी वजह और चाहे जो हो, नंदा को करना तो नहीं पड़ता। हाथ का सरोता समेटती हुई नंदा ने अपनी छोटी सी रुपैली डिबिया खोल ली और बोली, अरे बहू, थोड़ी सी लोगी? ओ माँ, आभा ने चिहुकते हुए कहा। नहीं बाबा, उस दिन इसे खाने के बाद कैसी दुर्गत हुई थी। बस जो भर देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई से दोबारा झिड़की खानी पड़े। अरे काहे की झिड़की? नंदा ने डिबिया को अपने कलेजे से लगा लिया और फिर होठ बिचकाकर बोली, देखना, तुम्हें ये जर्दा खिलाकर भाई से सोने की डिबिया गड़वाऊंगी और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। फिर तो हो गया। कहते कहते आभा थम गई। अर्पणा आ रही थी। ब्राह्मण रसोइये की के बाद थोड़ी देर के लिए उसे छुट्टी मिली। यह है क्या बड़ी बहू? नंदा ने छूटते ही कहा, अब जाकर काम पूरा हुआ है तुम्हारा। अगर 24 घंटे रसोई घर में पड़ी सड़ती रहोगी तो आखिर ये रसोइया किस काम का है भला? क्या उसे खाना पकाना नहीं आता? नहीं, पकाना क्यों नहीं आएगा भला? बस मुझे ही पड़ी रहती है। ये कहते हुए अर्पणा मुस्कुराई और सीढ़ी की ओर चल पड़ी। यह समय वह ऊपर अपने कमरे में ही बिताती, किताबें या पत्रिकाएं पढ़कर। इसके बाद वे रात को 10 बजे नीचे उतरेगी। तब तक श्री कुमार वापस आ जाएंगे और बच्चों के मास्टर विदा होंगे। सुकुमार का पूजा पाठ संपन्न होगा और इसके साथ ही खाने पीने की गहमा गहमी शुरू होगी। अचानक दोनों सखियों की आंखों में बिजली सी दौड़ गई। इस बिजली में और कुछ नहीं, किसी षड्यंत्र का संकेत था। नंदा ने तभी एक गहरी उसास भरी और मीठी चुटकी लेते हुए कहा, अभी ऊपर कमरे में जाकर क्या करोगी बहू? आभा अपना मुंह झुकाए पनबट्टे में पता नहीं क्या ढूंढती रही। अर्पणा ननंद के इस सवाल को सुनकर घड़ी भर चुप रही, फिर बोली, और करूंगी भी क्या?
आटा गोटी खेलूंगी। हाँ हाँ, ठीक ही कहा तुमने। अरे कुमार भैया की भी ये कैसी मति गति है कि सांझ ढली नहीं कि घर से गायब। उसकी झीनी सी मुस्कान अब बहुत दबी छिपी नहीं थी, लेकिन आभा अपनी आंखें ऊपर उठाती तो कैसे, वह पान मसाला ही ढूंढती रही। और दीदी, यह सब तुम पहली ही बार देख रही हो, है ना? अर्पणा ने तो बड़ी घाक बुद्धि से सवाल को उलट दिया। नंदा का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन उस पर बनावटी मुस्कान लाती हुई वह बोली, अब वे पहली वाली बात तो जाने दो। जवानी के दिनों की बात और है, तब इस तरह की मौज मस्ती के अड्डे छोकरे लोग जमाया करते ही हैं। घर संसार का बोझ कंधे पर है। अब यही देखो ना, इतने इतने रुपए लुटाकर बच्चों के लिए घर में मास्टर बहाल करना ठीक है कोई? अरे घर में ढेर सारा रुपया है, लेकिन माँ लक्ष्मी तो इस तरह लुटाई जाने वाली चीज नहीं है। वे अगर शाम को बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद देख ले तो इस लूट को रोका जा सकता है कि नहीं? अर्पणा को राह चलते चलते ही जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने बड़े उत्साह से कहा, ओ माँ, तुमने ठीक ही बताया दीदी। इतने दिनों से होने वाले घाटे पर तो कभी नजर पड़ी ही नहीं। ठीक है, और ही कुछ तय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा नाम धाम मत लेना। दिमाग खराब हुआ है मेरा? मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? नंदा अचानक जैसे अबोध बालिका हो गई। बड़े ही भोलेपन से उसने पूछा, भले ही सारी दुनिया उलट पुलट जाए, लेकिन यह नियम नहीं टूटता। आखिर कुमार भैया जाते कहाँ हैं? ओ माँ, तुम अब तक यह भी नहीं जान पाई? हाय, तो फिर इतने दिनों से यहाँ आते जाते देखा क्या? अभी सार को जाते हैं, और कहाँ? आभा अब तक पनबट्टे में से इलायची ही ढूंढ रही थी, जो उसे अब तक मिल नहीं पाई थी, और अर्पणा के सामने रहने पर वह मिलती भी कैसे? उसे पता था होठों के कोने पर तेज नुकीली और चमकीली धार की एक एक किरण अर्पणा के चेहरे से फूट पड़ेगी। नंदा ने फिर भी बड़ी मिठास से पूछा, मजाक छोड़ो बहू, सच सच बताओ। मैंने ठीक ही तो कहा दीदी। और तुम्हारे भैया कोई बूढ़े तो नहीं हुए? एक दिन उनकी तरफ ठीक से देखो तो सही। मुझे तो यही जान पड़ता है कि अगर जो कहीं वे किसी दूसरे के पति जो होते तो मैं बेहोश ही पड़ी रहती। और सुनो, कहती हुई नंदा ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और चुप हो गई। उस जैसी बड़बोली को तत्काल कोई जवाब ना सूझा। अर्पणा के 2 तल्ले के ऊपर जाते ही आभा ने अपना मुंह ऊपर उठाया और चुटकी लेती हुई बोली, देख लिया ना नंदा दी, मैंने कहा था ना, तोड़ना तो दूर रहा, उसे तो मोड़ना भी मुश्किल है। अरे दिख तो ऐसा ही रहा है। शाम ढलने के पहले इन्हीं मुई आंखों ने तो उसे अपने हाथों नक्काशीदार कुर्ता, चुन्नटदार धोती, जूते, छड़ी, तेल, फुलेल, सैंड पाउडर सहेज कर रखते देखा था। अरे तो फिर मैं कह क्या रही थी? तैयारी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी राज दरबार में जा रहे हैं, और तभी सिपहर से ही सारी तैयारी शुरू हो जाती है। और क्यों ना हो भला, सैया जी बाई जी का मुजरा सुनने को जो तशरीफ ले जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं नंदा दीदी, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो दिन दहाड़े गले में 2-2 बार फंदा चढ़ाकर झूल गई होती। एक बार गले में फंदा डालने के बाद क्या दोबारा फंदा डालना भी मुमकिन है? नंदा ने उससे ये सवाल नहीं पूछा। धन्य है ऐसी नारी, सचमुच धन्य है। रात को खाने के समय अर्पणा अपने पति से सहन में, नंदा और सुकुमार की उपस्थिति में, सबके सामने ही नंदा द्वारा उठाई गई बात पर बड़े खुले मन से चर्चा कर बैठी। इस बात को बड़ी गंभीरता से उठाते हुए उसने कहा, सुनो, मास्टर साहब को कल से जवाब दे दो। मास्टर साहब को? क्यों, ऐसा क्या हो गया? श्री कुमार चौंके। खामखा हमारे इतने रुपए बर्बाद हो रहे हैं, आखिर यह काम खुद भी तो कर सकते हो। मैं? हाँ,
श्री कुमार जैसे आकाश से गिर पड़े। मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को? यह भी कोई बात हुई? तुमसे किसने कहा यह सब? कहेगा कौन, मैं कह रही हूं। दूध का कटोरा थाल के और निकट सरकाते हुए अर्पणा ने आगे जोड़ा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुमने भी तो बीए की पढ़ाई पास की है। श्री कुमार हैरान थे। उन्होंने उत्तेजित होते हुए कहा, क्या पढ़ा लिखा था, वे सब याद है अब? क्या बात कही है? अच्छा, याद नहीं है? अर्पणा जैसे हताश होती हुई बोली। फिर तो बेकार ही गया। मैंने सोचा तुम्हारी सहायता से गृहस्थी का खर्च कुछ कम हो जाएगा। इतनी देर बाद श्री कुमार को ये जान पड़ा कि उनके साथ अच्छा मजाक किया गया है। बात यह थी कि गृहस्थी का सारा खर्च श्री कुमार अकेले ही उठा रहे थे, इसीलिए सारा दायित्व उन पर ही था। अर्पणा के मजाक करने का ढंग कुछ ऐसा ही था, संयत और गंभीर, जबकि आभा जानबूझकर कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि बात आगे बढ़े। नंदा तो जैसे माटी में पड़ गई। सुकुमार सामान्य बना रहा। वे हाथ मुंह धोकर खाने को बैठा था, इसीलिए हाँ हूँ तक नहीं कर पाया। रात को पति पत्नी दोनों बैठे थे, पलंग पर पांव लटकाए। श्री कुमार ने पत्नी का चेहरा अपनी ओर मोड़कर कहा, मुझे काम का आदमी बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है भला? ठीक ही तो किया, निकम्मे का भी कोई मान है भला? कोई देना दे, एक ने जो मान दिया है वही बहुत है। अरे वाह, वह भी क्यों मान देने लगा? आखिर उसका भी क्या सम्मान है? और इतना कहकर वह अपमान की आग में। क्या हुआ? श्री कुमार हैरान रह गए। आखिर रुक क्यों गई तुम? क्या बात है? कुछ भी नहीं। चलो चलो, उधर हटो, सोना है। श्री कुमार ने थोड़ा सरकते हुए जगह बना दी। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में पुकारा, अर्पणा, अर्पणा। उसको हाथ लगाने का साहस जुटा ना पाए, इसीलिए अर्पणा के माथे पर हाथ रखकर फिर पुकारा, अर्पणा। सच बताना अर्पणा, क्या तुम अपने को अपमानित महसूस करती हो? तो फिर इस बारे में तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तो ना जाने कितने दिनों से नशे की इस बुरी लत को छोड़ना चाह रहा था, लेकिन तुम इस बात को हंसकर उड़ाती रही। यही नहीं, खुद अपने हाथों से मुझे सजा सवार उस तरफ झोंक देती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों सवारती हो मुझे इतना? क्या कह रहे हो? अर्पणा सोने का बहाना छोड़कर उठ बैठती है। उसके होठों पर वही अनदेखी धार चमक उठती है। उसने कहा, क्यों करती हूँ ये सब? ये तुम पूछ रहे हो? जीवों पर दया किया करो। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं? दया? अच्छा। श्री कुमार ने तिल मिलाते हुए लेकिन धीमे स्वर में कहा, तो फिर मेरे ऊपर तरस खाकर ही? नहीं, अब तुमसे मैं बहस नहीं कर पाऊंगी। मैं तंग आ चुकी हूं इन सब से। तुम क्या मेरे लिए एक जीव मात्र हो या मेरे शिव हो? बताओ। तरस खाती हूँ उस बिचारी के ऊपर, तुम्हारी वही प्राण चात की विरहनी, चिराश्रय प्रार्थनी पर। और अब भी न जाने ढेर सारी प्यारी दुलारी सब। बताते क्यों नहीं अब? क्या याद नहीं आ रही वे सब की सब, जो तुम्हारी चाह में आंखें फाड़े राह ताक रही हैं? बहुत पहले नए ब्याह के तुरंत बाद ही संयोगवश इसी आशय का एक पत्र अर्पणा के हाथ लगा था और वह आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी थी। लेकिन तब भी अर्पणा ने इस बात को सबसे छिपाए रखा। उसने सारे मामले को अपनी मुट्ठी से बाहर फिसलने नहीं दिया। पिछले 18 वर्षों से उसी अनुशासन में श्री कुमार की सारी चर्या ढल गई है। वे सुखी, संतुष्ट और आभारी हैं। उन्हें इसका ध्यान ही नहीं कि उनकी उम्र इतनी आगे खिसक चुकी है
या उनके बारे में कोई सोचता रहा है, लेकिन उस चिट्ठी का एक एक शब्द आज भी अर्पणा के कानों में बज उठता है और वह अब भी उसके प्रति चौकस बनी हुई है और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसका हवाला देकर पति को परेशान किया करती है। श्री कुमार 1 मिनट तक चुप रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम समझती हो अर्पणा कि मैं तुम्हें सचमुच कष्ट पहुंचाना चाहता हूं? तुम्हें इस बात का विश्वास होता है कि मैं तुम्हारा जी दुखाकर ये सब करना चाहता हूं? अब आधी रात को तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। नहीं नहीं, तुम अब बात को छिपाओ मत, ठीक ठीक बताओ कि आखिर क्या। अचानक अर्पणा के होठों का रचाव बदल गया। सचमुच वे इतने तरल और कांपते हुए क्यों दिख रहे हैं? विश्वास हो जाएगा। क्या इस पर तुम्हें विश्वास है? नहीं, और तभी तो तुम्हारी ओर से इतना निश्चिंत रहा हूं अर्पणा। लेकिन तुम मुझ पर बीच बीच में दबाव क्यों नहीं डालती? क्यों नहीं तुम मुझ पर पूरी तौर से अपना अधिकार जताए रखना चाहती हो? आखिर मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। अच्छी मुसीबत है। क्या मैं जानबूझकर ये पागलपन कर रही हूँ? श्रीमान जी, किसी पेड़ के ऊपर अपना हक जताने के लिए उसकी जड़ों को खोद डालना बुद्धिमानी की बात है। मैं सारा कुछ अपनी मुट्ठियों में भींच लूं, ऐसी राक्षसी भूख मेरी नहीं। लेकिन ये सब सोचकर क्या होगा आज? सोना वोना नहीं है आज क्या? कल सुबह महाराजिन नहीं आएगी। अब छोड़िए भी श्रीमान जी और सो जाइए, बहुत काम है कल मुझे। यानी कि इन सारी बातों पर अभी मिट्टी डालो। लेकिन श्री कुमार आज कुछ ज्यादा ही विचलित हो उठे थे। वे इतनी जल्दी सारा कुछ निपटाने के पक्ष में नहीं थे। तनिक उत्तेजित स्वर में बोले, अर्पणा, मैं इस बात से अनजान नहीं कि मेरा आचरण तुम्हारे लिए अपमानजनक रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे द्वारा शह दिए जाने की बात की भी मैं अनदेखी नहीं कर सकता। मुझे ये ठीक ही जान पड़ता है कि इस रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव आना ही चाहिए। अर्पणा ने छूटते हुए लेकिन बुझे स्वर में कहा, मुझे भी यही सही जान पड़ता है। सोच रही हूँ अगली बार अब दर्जी घर आएगा तो तुम्हारे कुर्ते के बदले कुछ एक बनियान सिल देने को कहूँगी। तो फिर ऐसी बात का मतलब? श्री कुमार ने हैरानी से पूछा। मतलब यह है जनाब कि थोड़ा बहुत बदलाव तो आना ही चाहिए। फिर तुम्हारा वही मजाक। क्या तुम यही सोचती हो कि मेरे लिए कंचन को छोड़ पाना? छी 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 छी। अर्पणा की इस तीखी फटकार से श्री कुमार अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उनका चेहरा मुरझा गया, लेकिन पति के उस फीके चेहरे की ओर अर्पणा देखती रही और धीरे धीरे उसका मुखमंडल चमक उठा। उसने अपने स्वाभाविक तेवर में कहा, मेरी यह बात तुम उससे कहते तो होगे कि मेरे लिए वह सौत नहीं कांटा है, कांटा जिसके मर जाने पर सिक्के लुटाऊंगी। क्या कहती है ये सब सुनकर तुम्हारी इकलौती चिराश्रिता दासी? सुकुमार अपने सोने वाले कमरे में था। तहकर चौकोर किए हुए एक कंबल पर अध्यात्म रामायण का पहला कांड या फिर ऐसा ही कोई लंबी चौड़ी पोथी के पन्ने उलट रहा था। तभी आभा कमरे में आती दिख पड़ी और उससे पूछ बैठी, ये मास्टर साहब को छुड़वाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। सुकुमार ने कुछ कहा नहीं, शायद सुना भी नहीं। सब ढोंग है, ढोंग। आभा ने होठ को बिचकाते हुए शाम को घटी घटना के बारे में संक्षेप में बता दिया। पहली बार इसी घर में आकर देखा कि पति की बुरी लत को किस तरह बहादुरी का दर्जा दिया जाता है। मेरा तो ये सब सोचकर ही सिर चकराने लगता है। क्या कहूँ क्या करूँ, बड़े भैया हैं, लाचारी है। गुरुदेव गुरुदेव। ये कहते हुए सुकुमार ने कमली आसन को लंबा किया और उसी का बिछावन बनाकर सो गया। आज रविवार का दिन था, व्रत उपवास और कठोर चर्या का दिन। आज वे आरामदायक पलंग पर नहीं सोएगा। यह ठीक है कि घर गृहस्थी का इतना बड़ा दायित्व पूरी तरह अपने सिर पर ना लेते तो भी उम्र के हिसाब से श्री कुमार घर के बड़े बुजुर्ग थे, और अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं सुकुमार आज कितना निरुपाय होता। अब चली
तब चली। करते करते नंदा कुछ दिन और रुक गई। तय यह हुआ था कि उसका देवर आएगा और उसे लिवा ले जाएगा। उसका कोई अता पता नहीं था। आखिरकार नंदा खुद जाने को तैयार हो गई। तब वे रह रहकर यही कहा करती, अरे कहाँ गए सब के सब भाई, अब इस आफत को विदा करने की तैयारी करो। सुकुमार किसी भी मामले या झमेले में चुप्पी साधे रहता, न इधर न उधर। बात क्या है? श्री कुमार ने पूछा। अरे वह कहीं जेल में तो नहीं बंद है? जब वे बेटा लेने ही नहीं आया तब तू अपने मन से वहां क्यों जाएगी भला? कुछ दिन और रुक जा। उधर भंडारघर में बैठी आभा दांत पीसती और मन मारे बैठ गई। मन ही मन बोली, हाँ हाँ हाँ, रहेगी कैसे नहीं यहाँ। ऐसी पनखों की बेपरवाह और दिल लगी करने वाली तुम लोगों के ही घर में पड़ी रह सकती है। पता नहीं क्या मजबूरी है। मेरे बस की बात होती तो मैं झाड़ मारकर बाहर निकाल देती। सखी बहाव की मुंह लगी सरसता बहुत पहले ही सूख चुकी थी। बातचीत में कोई नई बात नहीं रह गई थी। इसीलिए युवती सी दिखने वाली नंदा की भरी पूरी सेहत और बेमतलब जान पड़ने वाली चंचलता आभा की आंखों को आजकल तनिक नहीं भाती। उसका जी उसे देखते ही जल उठता। नंदा ने भी जब यह देखा कि कहीं घास नहीं डाली जा रही तो वह भी एक किनारे हो गई। शायद यह भी एक कारण था जिसके चलते वह इस घर से फुट जाना चाहती थी। उसने यह भी सुन रखा था कि छोटी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी नाजुक घड़ी में अगर वे वहां नहीं गई तो पता नहीं बाद में क्या कुछ सुनना पड़े। अंत में अर्पणा ने ही कथा का श्री गणेश किया। उसने कहा, हमारी छोटी ननंद जी बड़ी परेशान है इन दिनों। परसों रविवार है, उसे श्री रामपुर तक छोड़ आओ। किससे कह रही हो? श्री कुमार ने मुंह में कोर रखते हुए पूछा। मुझसे? पागल हो गई हो? भला तुम्हें क्यों कहने लगी? मैं तो बूढ़े ब्राह्मण महाराज से कह रही थी। अर्पणा का स्वर तीखा हो गया। अच्छी मुसीबत है। क्या कोई उसे लिवा जाने के लिए नहीं आएगा? कोई आया भी तो नहीं। अर्पणा ने आगे जोड़ा। खैर तुम ही पहुंचा जाओ, बड़ी परेशान है बेचारी। ठीक है, जाना कब है? मेरा मतलब है गाड़ी कितने बजे की है? श्री कुमार ने बड़ी सादगी से यह सवाल किया था। डरने की कोई बात नहीं, अर्पणा ने अपनी धारदार मुस्कान को दबाते हुए कहा। शाम होने तक लौट आओगे। उधर आभा ने जब ये बात सुनी तो वह न केवल हैरान थी बल्कि उसे अचरज भी हुआ। अर्पणा का ये दुस्साहस, इस निरंकुश दुस्साहस का अधिकार आखिर उसे किसने सौंपा है? इसके अलावा वह किसी दूसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में नंदा के साथ अपने पति के जाने की बात की कल्पना तक नहीं कर सकती। आखिर अर्पणा इतना साहस कहाँ से जुटा लेती है? और जिस साहस के बूते पर वह अपने पति को शेरनी के बाड़े के अंदर भेज देने या फन काड़े नागिन के सामने खड़ा कर देने से भी नहीं झिझकती। आखिर क्या बात है उसमें? लेकिन उसके लिए अब भी राहत की बात यही थी कि बड़ी जेठानी ने सुकुमार के पास ये प्रस्ताव खुद नहीं रखा था। भगवान ने अब तक उसकी रक्षा की थी, लेकिन स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा बहुत देर तक नहीं कर सका। उसने अपना वह रूप छिपा लिया और इसके साथ ही आभा के साथ जैसे विश्वासघात हो गया। इस बात की संभावना तो किसी को नहीं थी कि रात को श्री कुमार अचानक ज्वरग्रस्त हो जाएंगे। वह श्री कुमार जिसने कभी सिर दर्द तक की शिकायत न की हो। यह क्रूर विधाता का षड्यंत्र ही तो था। देवर जी ऐसा करो कि अब तुम ही श्री रामपुर चले जाओ। अर्पणा ने श्री कुमार के ज्वरग्रस्त हो जाने की सूचना के साथ ही बड़े सहज ढंग से प्रस्ताव रखा था। उसके लिए यह कोई खास बात ना थी, शेफाली बिटिया के स्कूल तक पहुंचा देने जैसी मामूली सी बात। इधर आभा सर से पांव तक विचलित हो उठी थी। काश अर्पणा की इस सहज मूर्ति को वह चूर चूर कर पाती। सादगी से भरी उसकी प्रतिभा को ढहा देने वाला कोई मंत्र। ओह क्या करे वह। सुकुमार ने आभा की ओर ताकते हुए आनाकानी भरे स्वर में कहा, मैं भला कैसे? मैंने तो कभी सोचा। कैसी मुसीबत गले पड़ी है। और क्या,
अभी यही 9 बजे वाली गाड़ी से। कहते कहते आभा के शरीर का सारा खून जैसे कलेजे में आकर जम गया और चेहरा तमतमा उठा। आखिर उसकी जी की जलन जुबान तक आ ही गई। वह कैसे जा पाएगा दीदी? आज उसका रविवार का व्रत जो ठहरा। ठीक है, फिर वह ऐसा करे कि जल्दी तैयार होकर भात का प्रसाद पाले और दूसरी गाड़ी से चला जाए। श्री रामपुर जाने वाली गाड़ी तो हर घंटे आध घंटे भर मिलती रहती है। अर्पणा के लिए तो ले देकर बस गाड़ी की ही सुविधा असुविधा है, और इधर भात प्रसाद की तैयारी में आभा परेशान हो उठी है। ऐसा नहीं हो सकता कि... आभा ने कलेजे पर पड़ा पत्थर हटाते हुए कह ही दिया। नंदा की रवानगी 2 दिनों के लिए टल जाए। आज के दिन उसका जाना इतना जरूरी है? इतने दिनों तक तो पड़ी रही, 2 दिन और रह गई तो क्या महाभारत हो जाएगा? आभा ने अर्पणा की ओर बिना आंख उठाए ही यह सब कहा। अर्पणा के होठों पर आहिस्ता आहिस्ता फूट पड़ने वाली मुस्कान की अनदेखी कर। लेकिन यह क्या? अर्पणा मुस्कुरा नहीं रही, बल्कि हैरान खड़ी है और कह रही है, तू इस मामूली सी बात का पतंगड़ बनाने पर क्यों तुली है? क्यों तुली है छोटी बहू? 2-4 घंटे की ही तो बात है। देवर जी शाम तक वापस लौट आएंगे और अपनी संध्या पूजा कर लेंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है भला? नंदा के घर वालों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अगर वे नहीं पहुंच सकेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? है कि नहीं देवर जी? उन्हें ये बात बुरी नहीं लगेगी क्या? इधर देवर है कि कुछ समझ नहीं पा रहा, अपनी गर्दन हिलाकर क्या कहे, हाँ कि ना। और आभा, उसके हृदय का एक एक तार एक साथ झनझनाकर जो कुछ कहना चाह रहा था उसे वे अपने होठों पर ला नहीं सकती थी। इसलिए वे तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। हे नारायण, क्या तुम एक बार भी अपना मुंह ऊपर उठाकर देखोगे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि सुकुमार को भी इसी घड़ी तेजी से बुखार आए और उसे दबोच ले, 104, 5 और भी ज्यादा। या फिर नल के नीचे नहाते हुए उसका पांव फिसले और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ऐसा भी तो होता है कि भला किसी वजह सिर चकरा जाता है और आदमी धड़ाम से गिर पड़ता है। चाहे जैसे भी हो, ऐसी कोई विपदा टूट पड़े तो उसकी जान बचे। क्या ऐसा नहीं होगा? आए दिन होने वाली दुर्घटना क्या इतनी दुर्लभ वस्तु है? हे भगवान, तो फिर आभा क्या करे, कहाँ जाए? अपने समस्त फल जल, हविष्यानन और पूजा पाठ का सारा ताम झाम बेकार करके ये रविवार का दिन कहाँ गायब हो जाता है? आखिर किस पर भरोसा कर पाएगी आभा? रेल का एकांत डिब्बा और किसी तीसरे आदमी की अनुपस्थिति, इस बात की कल्पना से ही उसका बदन सिहर उठता था। उसकी इच्छा हुई कि वे दीवार पर अपना सिर दे मारे और वहीं जान दे दे। आखिर अपने पति के बारे में उससे ज्यादा और कौन जान सकता था भला? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।